हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। आज जो हम कर रहे हैं वो जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एक साइंस भी है, तो उसके लिए एमसीक्यूज़ इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ें, और पढ़ लें तो अच्छा है। अगर पढ़ लिया है आपने तो भी ये एज ए रिविजन इसको देख सकते हैं। तो चलिए, ये बॉटनी के लेक्चर्स हैं और बेसिस हमारा एनसीईआरटी अगेन और लूसेंट है क्वेश्चंस के, जो कि सबसे रिलायबल सोर्सेज भी हैं इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए और आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन आपको ये देखिए, डार्विन, एरिस्टोटल हर जगह मिलेंगे, है ना, अरस्तु जिसे कहते हैं। तो डार्विन, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस एंड लेनस। तो आपका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। आगे बढ़िए। दिस मैन इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ऑफ है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता इन्हें कहा जाता है। कौन है भाई? तो हमारे एरिस्टोटल साहब भी हैं। तो ये क्या है, बायोलॉजी के साथ साथ इनको जूलॉजी, जो बायोलॉजी का ही एक पार्ट है ना, आपको पता होगा, एक एनिमल किंगडम को हम पढ़ते हैं और एक प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं। प्लांट वाला हमारा बॉटनी होता है और ये वाला एनिमल वाला जूलॉजी। बॉटनी हमने पढ़ लिया, बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। उसी तरह जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल, जो कि हमारे टोटली जो ब्रॉडर टर्म है बायोलॉजी, उनके फादर भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। पहली बार किसने बायोलॉजी टर्म को कॉइन किया? आंसर हो जाएगा लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। इन दोनों ने मिलके टर्म को कॉइन किया है। आगे बढ़िए। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर किसे कहते हैं? तो ये कौन है? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेट्स को कहते हैं तो फादर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, एमबीबीएस वाला, ये झोला छाप वाला नहीं है ना, एमबीबीएस वाला ये ओथ कंप्लीट होता है, तो ये ओथ भी इन्होंने ही दिया है, हिपोक्रेटस ने। ऑल राइट। द बुक हिस्टोरिया प्लैंट्रम इज़ रिटन बाय। इस किताब को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। इंपॉर्टेंट बुक है हिस्टोरिया प्लैंट्रम, दिस इज रिटन बाय थियोफ्रेस्टस। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे पूछ रहा है, फाइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। ये किस बॉटनी का ब्रांच एक है फाइकोलॉजी, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑप्शन है कोरल रीफ, एल्गी, स्टेम्स और स्टोमाटा। आंसर क्या होगा? एल्गी। एल्गी के बारे में पढ़ते हैं फाइकोलॉजी, जो कि एक बॉटनी का ब्रांच है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट्स। मैंने पहले भी मेंशन कर दिया था, दिस इज गिवन बाय हिपोक्रेटस। तो डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं ना लाइफ सेविंग वाली, तो वो किसने दिया है? तो हिपोक्रेटस, जिसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। फूलों की जो अध्ययन है, फूलों का अध्ययन, उससे क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पैलियो बॉटनी इज ए बॉटनी रिलेटेड टू। पैलियो बॉटनी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? एनिमल फॉसिल्स, प्लांट फॉसिल, सीड ऑफ प्लांट्स, या कि पुष्प फूल के बारे में? तो आंसर विल बी प्लांट फॉसिल। पैलियो बॉटनी में वी स्टडी अबाउट प्लांट फॉसिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आंसर क्या होगा? सिल्वीकल्चर इज रिलेटेड टू बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों का विकास कैसे होता है, ये हमें सिल्वीकल्चर बताता है। देखते हैं नेक्स्ट, एग्रीकल्चर ब्रांच कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। फसल की प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा ब्रांच है? आंसर क्या होगा? एग्रोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे पेडोलॉजी जो है किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू सॉइल्स। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। व्हाट इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमने देख लिया फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अभी जस्ट हमने देखा, देखिए पेडोलॉजी क्या है? सॉइल का अध्ययन, तो ये तो होगा नहीं। और एग्रोस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ग्रास। इस तरह के शर्प्स जो होते हैं ना, श्रब्स, उनका स्टडी कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। तो बच गया हमारे पास पामोलॉजी, तो आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। ऑल राइट। ये कह रहा है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होता है?
तो उससे पहले आप जानिए कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हम पहचानते कैसे हैं, उसका नामकरण कैसे करते हैं और उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो बेसिकली बायोलॉजी का वो ब्रांच जो रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये होता है टैक्सोनॉमी। अब हमने जान लिया टैक्सोनॉमी क्या है, लेकिन सवाल है आपसे कि इसके पिता, टैक्सोनॉमी के फादर किसे कहा जाता है? तो आंसर विल बी ए, कैरोलस लिनेइस, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहा है एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुड्स, लकड़ियों का जो ये होता है ना उम्र, उनको निकालते हैं कैसे? इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो रिंग्स बने होते हैं, छल्ला है ना, तो इसके रिंग्स को देख के उसके एज का पता लगता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, ये आपसे सवाल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आप क्रोनोलॉजी समझिए है ना, टाइम, दिस डिपिक्ट्स क्या? क्रोनोलॉजी रिलेटेड टू टाइम, और डेंड्रो रिलेटेड टू, हमारे पास जो टर्म बन रहा है वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बेसिकली जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, थोड़ा अगर नहीं पता है तो आप वर्ड को ब्रेक करिए। लॉजी तो पता है कि स्टडी है समथिंग, स्टडी ऑफ समथिंग, क्रोनो इज रिलेटेड टू टाइम है ना, सीक्वेंस, और उसके बाद डेंड्रो, इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, लाइफ का फिजिकल बेसिस क्या है, आधार क्या है इसका? तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म, आंसर विल बी सी। सेल में आप पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे, तो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव आने हैं क्वेश्चंस, आंसर याद रखिए कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल श्रब्स प्लांट इज कॉल्ड, मतलब सजावट के जो पौधे होते हैं उसकी खेती की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, वो है ओलैरिकल्चर। अगर कोई खेती हो रही है जिसमें ऐसी खेती है, ऐसे प्लांट्स हैं जिसका सजावट के लिए ऑर्नामेंटल यूज़ है, तो दिस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड ओलैरिकल्चर। ऑल राइट, नेक्स्ट देख, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुआ है अडॉप्ट, आप देखेंगे कि बिना मिट्टी के क्या होता है, खेती हो जाती है। जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मिट्टी से उसे स्प्रे करते हैं, या जिस पानी में वो डाला रहता है उगता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए उससे पहुंचा देते हैं, लेकिन मिट्टी वहाँ पे नहीं होती, लेकिन प्लांट्स के खेतियाँ होती हैं। तो पूछ रहा है आपसे ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉयल, ये क्या कहलाता है बिना मिट्टी की खेती करना? तो ऑप्शन क्या है? हाइपोटोनिक्स, हाइड्रोटोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वाकल्चर। तो ये एक ब्रॉडर टर्म हो गया, बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग मेथड्स आते हैं, तो ये तो होने से रहा। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स, सुनते भी होंगे आप, तो एक अच्छा क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है। ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन बायोलॉजिकल लाइफ, बायोलॉजिकल लाइफ में किसी भी जीवित चीज़ों में प्रकाश के जो असर होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, उसको स्टडी हम करते हैं कि जैसे ज़्यादा लाइट होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को लाइट तो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो ये देखा गया है कि उसका ग्रोथ में असर पड़ता है। इसी तरह से अगर सनलाइट बिल्कुल ना मिले, हर तरह के फ्लोरा एंड फौना अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं लाइट को, तो लाइट के स्टडी को क्या कहते हैं, ये सवाल है। तो ये देखिए ऑप्शन, मैंने जैसे बोला आपसे कि वर्ड को ब्रेक करिए, फोटो इज रिलेटेड टू लाइट और बायोलॉजी का टर्म है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोटो बायोलॉजी। ये क्या है? माइक्रो बायोलॉजी तो होने से रहा, क्यों? माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन है, और यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में से जो आंसर है वो है फोटो बायोलॉजी। नेक्स्ट कह रहा है स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स, पुराने प्लांट जैसे मॉसेस, लाइकेंस, इस तरह के प्लांट जो कि नमी में उगते हैं। ये आप देखेंगे जो उदाहरण दिए हैं मॉसेस और लाइकेंस, इससे हमें क्या मिल रहा है कि ये नमी में उगने वाले पौधे हैं, बहुत लंबे समय तक जहाँ नमी होता है वहाँ ये उगाते हैं। तो कह रहा है इसके स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डेंटोलॉजी, पैलिनोलॉजी, इथेनोबॉटनी और ब्रायोलॉजी। आंसर विल बी ब्रायोलॉजी। तो ये आज एक फर्स्ट डे था, 20 क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एक प्रोबेबल हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो इसको सुनिए लेक्चर्स को बार बार और रिवाइज करिए। और अगेन PDF इसका अगर आपको चाहिए तो इट कैन बी फाउंड ऑन द टेलीग्राम, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे, इसको अच्छे से देखिए और पढ़ते रहिए, जैसे CGL क्रैक करिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी तरह आपका हेल्प कर सकूं। और शेयर कीजिए लेक्चर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, इंग्लिश मीडियम के खास करके इस पेरेंट्स के लिए जो कि एक अच्छे रिसोर्सेज की तलाश में है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।